गुड इवनिंग छात्राओं। तो अब लास्ट टॉपिक बचा है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो उससे पहले हम श्लोक से शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है वो जाके अपने गुरुजन को बताते हैं, अर्थात द्रोणाचार्य को बताते हैं कि युद्ध में क्या घटित हो रहा है। तो अब यहाँ से फिर वो जो दुर्योधन है उनका श्लोक यहाँ पे शुरू होता है और वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं। पच्येतं पांडुपुत्राणा आचार्य महतीं चमु व्यूढ़ां द्रुपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब यहाँ पे पच्यताम अर्थात कि देखिए, वो द्रोणाचार्य को दिखा रहे हैं। कौन? दुर्योधन बोल रहे देखिए पांडु पुत्राणा, पांडु के पुत्र का किस प्रकार से रचा हुआ। अब पांडु के पुत्र कौन है तो अभी बताएंगे थोड़ा देर में। तो वो बोल रहे देखिए किस प्रकार से पांडु के पुत्र ने ये पूरा युद्ध रचना किया है। किस प्रकार से उसको रचना करना मतलब व्यू रचना करना मतलब कि ऐसा ऐसा प्लेसमेंट पे देना, जो सैनिक होता है ऐसा ऐसा प्लेसमेंट पे देना ताकि कोई उसके अंदर जा ना पाए। मतलब उसका जैसे बाहुबली में हुआ था ना कि कटप्पा ला के बीच में रख दिया था ताकि कोई पार करके जा नहीं पा रहा था, सेम एज इट इज। और जो अंदर घुस जा रहा था फिर उसको बाहर जाने नहीं मिल रहा था, सेम वैसे ही करके एक व्यूह रचना किया गया। पच्येतं पांडु पुत्राणा आचार्य महतीं चमु। आचार्य मतलब बोले देखिए गुरुजन, महतीं चमु ये सेनाओं को देखिए। व्यूढ़ां द्रुपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्यूढ़ां द्रुपदे पुत्रेण। अब यहाँ पे ना एक ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो द्रौपद है उनका और द्रोणाचार्य में बहुत मतलब बोलते ना अनबन चल रहा था एक समय। तो क्या हुआ था, तो द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु थे, पता ही था, द्रौपद भी अच्छे से जानते थे। तो वो चाहते थे कि हम किसी भी प्रकार से आज न कल द्रोणाचार्य को हराएंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ से ना उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, पांडु पुत्र। अब वो कौन थे? वो थे धृष्टद्युम्न। और वो धृष्टद्युम्न जो है, अब वो जो यज्ञ में प्राप्त हुआ और उन्हीं को वरदान मिला गया था कि वही द्रोणाचार्य का वध कर सकते हैं। अब द्रोणाचार्य को भी ये पता था कि उसी के पास उतना एबिलिटी है जो द्रोणाचार्य की शक्तियों को मतलब काट सकता है। तब क्या हुआ, तो इसके बावजूद जो द्रौपद थे जानते थे कि द्रोणाचार्य से बड़े गुरु नहीं मिलने वाला, तो द्रौपद ने अपने बच्चे को धृष्टद्युम्न को उन्हीं के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिए थे। अब सोचो यहाँ पे ना हमारा जो कल्चर है पहले से कल्चर से कितना डिफरेंट होता है, इस चीज को यहाँ पे बेखूबी दर्शाया गया। अभी के युग में हम लोग क्या करते हैं कि जिससे झगड़ा होता है उसका बाल बच्चा से भी हम लोग झगड़ा कर बैठते हैं, देखना तक पसंद नहीं करते, बात तक नहीं करते। और उस समय एक टीचर को पता है कि ये स्टूडेंट मेरे को मारने वाला है, फिर भी द्रोणाचार्य जो है उन्होंने अपना सारा ज्ञान मतलब वो स्टूडेंट को दिए, पूरी तरीका से दे दिए ज्ञान। अपना एक भी कुछ मतलब होता है ना कि छुपा के रखेंगे कि मेरे को मारने वाला तो हम बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पूरा वो जो सैनिक शिक्षा होता है वो सब कुछ दे दिए उनको। और उसी से उन्होंने धृष्टद्युम्न ने वो पूरे सा सेना का वो क्या क्या व्यूह रचना किया उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करके। तो वो जो दुर्योधन जो है वो टीचर को जाके बोल रहे कि देखिए आपका करा धरा है, आपका स्टूडेंट ही ऐसा किया है, कहीं आप आचार्य महतीं चमु जो वहां पे जो यूज किया गया व्यूढ़ां द्रुपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमता आचार्य महतीं चमु सॉरी उल्टा पुल्टा बोल रहे। पच्येतं पांडु पुत्राणा आचार्य महतीं चमु व्यूढ़ां द्रुपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, अब यहाँ पे जो कहना है कि
आप अर्थात दुर्योधन कह रहे द्रोणाचार्य को कि आप स्टूडेंट यानी वो छात्र के मोह माया अप्रिय छात्र थे। वो जब अच्छा स्टूडेंट होता है तो जैसा भी हो टीचर का फेवरेट हो ही जाता है। तो बोल रहे वो दुर्योधन बोल रहे कि आप स्टूडेंट को मुंह में आकर मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिएगा। स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण के अलग, आप अलग है। आपको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। तो ये बात दुर्योधन जाके बता रहे हैं द्रोणाचार्य को कि आप ही के स्टूडेंट द्वारा ये पूरा रचा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ना बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। आजकल जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट और टीचर का संबंध सिर्फ पैसों तक ही सीमित रह गया है। अब एक स्टूडेंट और टीचर का हम लोग जब रिलेशन देखते हैं ना तो वो हमको पुरातन काल में ही पता चलता है किस प्रकार से एक टीचर को पता है कि वही स्टूडेंट उसको मारने वाला है, फिर भी टीचर अपना पूरा ज्ञान निछावर कर रहा है। और आजकल का टीचर लोग को बस पैसा से ही मतलब रहता है, ज्ञान जाल बजाए। समझ में आया बात? तो यही था श्लोक 3। तो फिर अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन सरफेस। इससे पहले हम लास्ट एंड किए थे, याद है क्वेश्चन पे, कि एक स्फीयर होगा और एक ऐसा शेप का क्यूब होगा, दोनों पे चार्ज हम दिए हैं। तो सबसे पहले किसका चार्ज खत्म होगा? तो हम बोले थे सबसे पहले इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, मीन्स कि इस पे कम देर तक चार्ज रहेगा और इस पे स्फीयर पे थोड़ा ज्यादा देर तक चार्ज रहेगा। उसी को समझेंगे आगे। तो एक चीज है, यहाँ पे एक लाइन लिखा गया, बहुत शानदार लाइन सा, ग्रेटर द कर्वेचर एट एनी पॉइंट ग्रेटर विल बी द एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज। जहां पे कोना कोपची ज्यादा होगा, क्या होगा? कोना कोपची मीन्स कॉर्नर शार्प होगा, पॉइंट कॉर्नर्स होगा, वहां पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, मैक्सिमम एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फील देंगे हम अगले टॉपिक में। तो इससे पहले अभी के लिए बस जान के रखो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये होता है। समझ में आया बात? अब इलेक्ट्रिक फील्ड शार्प कॉर्नर्स पे ज्यादा होता है, शार्प कॉर्नर्स, इसलिए एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज। इसमें स्फेरिकल है, स्फीयर पे कोई भी शार्प कॉर्नर्स नहीं है। लेकिन जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे कोन स्ट्रक्चर, इसमें हमको क्या पता चल रहा है? एक शार्प कॉर्नर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चार्ज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉरी, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर्स पे शार्प पॉइंट पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज ज्यादा है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉर्नर्स पॉइंट। समझ में आया बात? सेम एज इट इज इस टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इधर तो ठीक है क्योंकि प्लेन सरफेस है, लेकिन कॉर्नर्स पे चार्ज का एक्युमुलेशन ज्यादा है। समझ में आया? देखो अब ये होता क्यों है ना, अभी थोड़ा देर बाद फील भी कराएंगे। दैट मीन्स अब इस पे ज्यादा देर तक चार्ज रहेगा या इस पे? नॉर्मल सा कॉमन सेंस है, इस पे ज्यादा देर तक चार्ज रहेगा, क्योंकि जब हम चार्ज देते हैं तो इसके चारों तरफ सरफेस पे स्फीयर के चारों तरफ रहेगा। तो क्या देखने को मिलता है? अब सेम चीज इधर में अगर देखेंगे तो कॉर्नर पे से चार्ज जल्दी निकल जाता है, सारा चार्ज तो यहाँ पे आ जाएगा, धीरे धीरे करके जल्दी रिलीज होगा, और इसका चार्ज पूरा सरफेस पे फैला रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सारा चार्ज को फिर से गायब होने में। अब गायब होने मतलब क्या? हम बताए थे ना, जब रब करेंगे कोई भी बॉडी को तो उसमें टेम्पररी चार्ज आता है, हमेशा के लिए चार्ज नहीं रहता है उसमें। समझ में आया बात? चलो क्यों होता है बता दिए, क्लियर बात। अब यहाँ पे समझते हैं, एक टॉपिक है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता क्या, पहले तो समझो। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं,
इट इज कॉल्ड सिग्मा। ध्यान से समझो कि इस पे अगर Q चार्ज है, क्या चार्ज है? Q चार्ज है, तो इसका एक यूनिट एरिया होगा, यूनिट एरिया। इसको डेल ए मान लो। क्या मान लिए? डेल ए। बोले सर आप ये अंदर में मान रहे, नहीं बाबू, वो अंदर में नहीं है। एक्चुअल में ये डायग्राम समथिंग लाइक दैट है कि सपोज करो ये गोला है, गोला का ऊपर में एक छोटा सा पॉइंट ले रहे, तो उस पर पॉइंट चार्ज होगा, डेल क्यू होगा मान लो पूरा में। अच्छा, जब अब लिख रहे डेल का मीनिंग बाद में बताएंगे अच्छे से, अभी एक मिनट। अब ध्यान से समझो कि डेल का यूज हम करते जब छोटा सा चीज लेते, कोई भी यूनिट एरिया यूनिट लेंथ लेंगे तब हम जाके डेल का यूज करते हैं। ट्रायंगुलर शेप को हम डेल पढ़ते हैं, डेल, या तो डेल्टा भी पढ़ते हैं। अब इसका यूज ही किया जाता है जब हम छोटा सा यूनिट चीज लेंगे, छोटा सा यूनिट बोलते हैं इसको। अब इस पे जब पूरा पे बड़ा क्यों चार्ज है, तो छोटा एक यूनिट चार्ज होगा, क्या? वो छोटा यूनिट एरिया पे। तो इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है कि सिग्मा बराबर होता है कि डेल क्यू अपॉन डेल ए। मतलब क्या है कि इस छोटा एरिया पे कितना चार्ज एक्युमुलेट हुआ, कितना चार्ज रह रहा है, उसी को हम बोलते हैं उसके सरफेस का चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी सिंपल में अगर समझेंगे तो ज्यादा घनापन। जैसे कि मान लो वाटर लिए, वाटर में डेंसिटी कम है। हनी लेंगे, हनी का डेंसिटी ज्यादा, सिक्का डालो हनी में, लेट तक जाने में, उसका सरफेस को टच करने में ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है ऊपर में ही हो, अटक जाए। समझ में आ रहा है? तो डेंसिटी मतलब मोर चार्ज, सिंपल में मोर चार्ज। तो मोर चार्ज यहाँ पे जो है उसका चार्ज होगा पर यूनिट एरिया। क्लियर बात? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया, एक छोटा सा एरिया को हम बोलेंगे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे, इसको सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। यहाँ पे तब बोल सकते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू, अब इसको हम क्यू अपॉन ए भी लिख सकते हैं। सर क्यू अपन ए तो आप तो पूरा क्यू माने, हम जस्ट सपोज कर रहे कि हम इसी को हम क्यू मान लिए और एरिया यूनिट एरिया को माने। अब तुम्हारा मन है तो इसको डेल क्यू करके लिखो, डेल क्यू अपॉन डेल ए। क्लियर बात? चेक करो। अब चार्ज जो है डेल क्यू, तो इस पे चार्ज जो हम माने हैं वो डेल क्यू है, तो डेल क्यू लिख दिए। अब एरिया कितना है? ये एक स्फीयर है और एक स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फेरिकल का एरिया, इसको हिंदी में बोलते गोलक का क्षेत्रफल। चेक करो। अब यहाँ से एक ना बहुत मस्त बात पता चल रहा है कि सिग्मा जो है, चेक करो, सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के? देखो तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू है। और सेम चीज सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोले सर यहाँ पे आप उसको डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इनवर्सली पढ़ रहे हैं, तो जब 1 अपॉन में आ जाए कुछ, तब उसको हम इसी साइन को हम इनवर्सली रीड करते हैं। अब चेक करो, यहाँ पे नीचे में आर स्क्वायर है। अब 4 पाई ना एक वैल्यू है, 4 भी एक नंबरिंग वैल्यू है, पाई का भी वैल्यू अगर 4 पॉइंट करेंगे तो 3.142 करके बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आर डिफाइन कर रहा है, उसका यूनिट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आर को लिख रहे हैं, आर स्क्वायर। बहुत मोटा मोटा बात है बाबू साहब, इसको अगर समझेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चेक करो, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि अगर सरफेस डेंसिटी बढ़ेगा, सिंपल में पर यूनिट एरिया को जैसे इंक्रीज करेंगे उस पे ज्यादा चार्ज आना शुरू हो जाएगा। सोचो ना,
एक यूनिट पे मान लो 1 कूलम है तो 2 यूनिट पे 2 कूलम होगा, 3 यूनिट पे 3 कूलम होगा। यानी जैसे जैसे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा बढ़ रहा है वैसे ही करके क्यू बढ़ रहा है। अगर सिग्मा कम करेंगे तो वैसे ही करके क्यू भी कम होगा। कॉमन सेंस, समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना ये बड़ा जबरदस्त शानदार वाला बात है कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। मान लो कि सिग्मा अगर 2 है, सिग्मा अगर 2 है तो यहाँ से चेक करो उसका रेडियस उसके स्क्वायर का कम हो जाएगा। सिग्मा अगर मान लो कि सिग्मा हम बढ़ा के 1 से 2 कर दिए तो उसका जो रेडियस है वो पहले मान लो 1 था तो वो घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोले सर क्या बकवास कर रहे। मान लो कि ये एक लाइन है, ये 1 है, मान लो 1 है। अब 1 जब सिग्मा था, चेक करना, सिग्मा 1 है। अब 1 से बढ़ा के हम मान लो यहाँ पे थोड़ा सा जगह, ये 1 सिग्मा है। अब इसको हम बढ़ा के कर दिए 2 सिग्मा टोटल। 1 सिग्मा इतना यूनिट लेंथ, 2 सिग्मा इतना। और आर पहले मान लो अगर ये 1 है, ये 1 आर पहले था तो जब 2 सिग्मा कर देंगे तो ये आर घट के 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ऊपर में 1 लिखे है ना, ये 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ पे आर स्क्वायर है, डबल का स्क्वायर करेंगे यानी घट जाएगा उसके स्क्वायर के इक्वल। यानी कि यहाँ पे तुम लोगों को साफ सुथरा दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि देखो बउआ, अगर हम रेडियस को बढ़ा, एक यहाँ पे इनवर्सली का मीनिंग समझाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अगर सिग्मा को बढ़ाएंगे, अभी यहाँ पे जज बताए सिग्मा 1 से 2 हो गया तो आर घट गया बहुत ज्यादा, घट के एकदम 1/4 हो गया, 1 का 4 भाग हो गया। अगर हम सिग्मा को कम करेंगे तो यहाँ पे आर बढ़ जाएगा। चेक करो, चेक करो, सिग्मा 2 से कम करके 1 लाए थे तो आर 1/4 से बढ़ के तो 1 हुआ। समझ में आया बात? तो देखो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे सरफेस बढ़ेगा आर घटेगा। चेक करो, अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे कि यहाँ पे चार्ज कम क्यों होता है और यहाँ पे चार्ज कॉर्नर्स पे क्यों होता है। अभी तो हम बता दिए थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बहुत कोई का ऊपर से गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको अभी फील करा रहे। फील देखो कि यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ऐसे करके ड्रॉ किए तो इसका आर यहाँ तक है। यहाँ पे हम अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके तो इसका आर देख के ही पता चल रहा है कि ये अगर बड़ा आ रहा है तो छोटा आ रहा है। आर का वैल्यू कॉर्नर पे क्या दिख रहा, कम दिख रहा है। और कॉर्नर पे कम आर, आर अगर कम है तो सिग्मा ज्यादा है। आर अगर कम है तो सिग्मा ज्यादा मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का एक्युमुलेशन, चार्ज का अमाउंट जहाँ पे आर का वैल्यू कम होगा वहीं पे ज्यादा होगा। बोलो सर इसमें समझ में आ गया, इसमें क्या है, इसमें तो एक स्फीयर है, इसमें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बोलो सर इसमें भी समझ में आ गया, इसमें बताइए। तो चेक करो, अगर यहाँ पे हम स्फीयर मान रहे ऐसे करके तो यहाँ पे स्फीयर इस टाइप से बनेगा समथिंग, कॉर्नर्स को अक्वायर करके गोल गोल करके लड्डू। चेक करो किसका आर ज्यादा है, यहाँ से यहाँ बड़ा आर ऐसे ही दिख रहा है साफ सुथरा, और यहाँ पे आर छोटा है। और अभी जज बताए जहाँ पे आर कम होगा वहां पे चार्ज का अमाउंट एक्युमुलेशन ज्यादा होगा। यही रिलेशन से आया है बउआ सा। क्लियर बात? चलो आगे बढ़ते हैं। फील लेके पढ़ो, फिजिक्स मीन्स फीलिंग। फिजिक्स को अगर फील लेके नहीं पढ़ेगा तो नहीं होने वाला। और गारंटी बोल रहे, फिजिक्स जैसे पढ़ा रहे ना पर वीडियो सीक्वेंस से देखते जाओ, फिजिक्स पे मजा आना शुरू हो जाएगा। 1% भी हार्ड नहीं लगने देंगे, मेरा गारंटी है। चलो आगे। अब यहाँ पे अगर हम यूनिट्स देखेंगे, एक तरफ ऐसा यूनिट और दूसरा तरफ सीजीएस। अब याद रखना
यूनिट, डायमेंशन और फॉर्मूला यहाँ पे होना चाहिए कंठ पे। अगर पूछा जाए, टीचर को पूछा तो बस, मतलब जैसे पूछा वैसे निकलना चाहिए फॉर्मूला, इस लेवल का होना चाहिए याद। तो अब देखो ऐसा यूनिट यहाँ पे Q बाई ए आया है, तो Q का मतलब होता है कूलम। अब एरिया को हम प्रीवियस क्लास में बताए थे मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब नीचे में है तो माइनस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कूलम मीटर स्क्वायर है, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसका क्या हो जाता है सीरियस यूनिट, स्टैट कूलम सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। अगर हम यहाँ पे डायमेंशन चेक करेंगे, डायमेंशन चेक करो, Q अपॉन ए है। Q का क्या होता है, अब Q बोलेंगे सर Q क्या होता है, तो Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, और एरिया मतलब मीटर इंटू मीटर। चेक करो I, अब यहाँ पे चेक करो मीटर इंटू मीटर को हम L स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले सर ये कैसा है, तो मीटर एक लेंथ है, एगो L, एक और मीटर के लिए एक और L, तो दो L ऊपर जाएगा। तो आप चेक करो M तो नहीं है यहाँ पे, तो M हो गया 0, L ऊपर जाके -2 I T, तो ML -2 I T। अब इसको कोई ऐसे भी लिखेगा महानात्मा साहब, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे जाके अच्छा और भी है, सॉरी चेक करो, यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट बताए थे लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीका से बताए थे। हम बताए थे लाइटनिंग एरेस्टर और लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में, कि एक बिल्डिंग होता है, याद है कहीं पे बताया, एक बिल्डिंग होता है, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए इसलिए यहाँ पे बता दे रहे। एक बिल्डिंग होता है, यहाँ पे ऐसे करके एक एंटीना टाइप में यहाँ पे कुछ लगा रहता है, यहाँ पे एंटीना टाइप में ऐसे करके कुछ लगा रहता है, ठीक है। तो और यहाँ से एक मेटल उटल लगा रहता है, हम ये भी बोले थे, यहाँ से इसका कनेक्शन होता है जमीन से, अर्थिंग से होता है। अब लाइटनिंग चेक करो, तो हम बता रहे थे कि एक बिल्डिंग पे इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। वो शार्प मेटल स्ट्रिप लगा रहता है, ये हम बता दिए, वो प्लेट से कनेक्टेड होता है, प्रीवियस क्लास में भी बताए थे। और ऊपर में रहता है एरेस्टर, क्या रहता है, एरेस्टर। कल उतना डिटेल में नहीं बताए थे लेकिन अभी समझो, ऊपर में ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, उसको ही हम बोलते हैं एरेस्टर। अब ये एरेस्टर कैसा होता है, तुम लोग देखा होगा कि जैसे बड़ा बड़ा जब कहीं गांव में जाएगा तो देखिए बड़ा बड़ा, या कर्सियंग चला जाएगा, कर्सियंग में दिखेगा कि वो बड़ा बड़ा एक क्या बोलते हैं टावर लगा रहता है। टावर का ऊपर में ना इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, अगर देखा होगा कि नहीं पता नहीं, सर्कल सर्कल करके ऐसे 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 करके लगा रहता है। ये बना होता है लेड का, लेड प्लस टीन का बना होता है। सिंपल में बताते ना, हमारा घर में जो फ्यूज का जो वो लगा रहता है ना ऐसे क्लिप, वो जिस मटेरियल का बना होता है सेम वो भी इसी मटेरियल का बना होता है। वो एरेस्टर क्या करता है, द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिक, अब ये भी तो एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ही डिवाइस है। अब घर अंदर में भी बिल्डिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए ही, वो डैमेज ना हो या फिर फ्यूज ना हो, उससे बचाने के लिए हम एरेस्टर यूज करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, एक ट्रेन जा रहा है, ठीक है, ढूंढेगा आंसर साहब। एक ट्रेन है, मान लो ये आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन बढ़ रहा है ना, तो ट्रेन पे इस टाइप का कुछ कनेक्शन लगा रहता है, देखा होगा, इस टाइप से एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है और यहाँ से वायर उसका टच होता है, देखा होगा सभी कोई, ऐसे करके वो वायर को टच करते हुए जाता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन को मिलता है। माय क्वेश्चन इज कि ट्रेन तो पूरा ही मेटल का बना हुआ है और उस पे जो वायर पे जो करंट है वो भी लगभग 25,000 से लेके 50,000 वोल्ट तक होता है, वोल्ट तक होता है। तो ट्रेन तो खुद मेटल का है, तो करंट पूरा ट्रेन में क्यों नहीं फैल रहा है? सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, सोचा, दिमाग पॉज करो, थिंक अबाउट इट, सोचो कि क्यों नहीं।
तो घूम फिर के आंसर आ जाएगा। जब ट्रेन में चेक करेंगे तो पता चलेगा कि वहां पे ट्रेन में एरिस्टर नाम का कुछ प्राणी है जो वो भी ट्रेन का जस्ट ऊपर में रहता है, जो उस ट्रेन को ट्रेन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेन के वो जो डब्बा होता है या तो जो इंजन होता है उस पे फैलने नहीं देता, डायरेक्ट इंजन तक ले जाने का काम करता है। नाउ द इलेक्ट्रिकल चार्ज टॉपिक इज फिनिश्ड। नहीं, अभी एक बाकी है। यादें हम बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू NE। नाउ द टाइम फॉर न्यूमेरिकल। अब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, तब तक नोट करो। चलो तो फिर अब हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। और न्यूमेरिकल लेने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज बता दे रहे हैं जो याद होना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला Q इक्वल्स टू IT, वेयर Q इज चार्ज। चार्ज या तो कूलम में दिया होगा या तो स्टेट कूलम में दिया होगा। I इज करेंट, ये एम्पियर में दिया रहता है। T इज टाइम, टाइम इज सेकंड में दिया रहेगा। एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, मान लो कि Q इक्वल्स टू NE, Q चार्ज, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E means charge of one electron। अब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब चीज ना कंठस्थ होना चाहिए बउआ, सब कंठस्थ, वरना धर्म संकट में पड़ जाओगे। ठीक है, चेक करो। अब एक और N इक्वल्स टू याद रखना टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल मास को ME लिख दो, MT लिख दो, MTE टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लिख दो, ME लिख दो। ये हो गया N का फॉर्मूला। ठीक है, अब प्रोटॉन के अब जरूरी नहीं है, बस इतना ही काफी है। मान लो एक क्वेश्चन है कि सपोज करो एक वायर है, इस वायर में 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 सेकेंड्स के लिए जा रहा है। तो फाइंड कि यहाँ एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाने में टोटल चार्ज क्या लगा। तो चेक करो, हम क्या बोले, ये दिया रहेगा वो चीज होगा, किस चीज का वैल्यू I इक्वल्स टू 10 एम्पियर, T इक्वल्स टू दिया हुआ 10s। तो Q निकालना है, Q इक्वल्स टू लगा दो IT, Q इक्वल्स टू IT। सर क्या बड़ा क्यों छोटा क्यों अलग अलग नहीं रे बउआ, सेम ही है। ठीक है, चलो I का वैल्यू है 10 एम्पियर, T का वैल्यू है 10 सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, 10 10 20, 10 इंटू 10 100, एम्पियर इंटू सेकेंड बिकम्स कूलम। सर ये क्या कांड कर दिए, तो कुछ कांड नहीं हुआ बाबा। चेक करो कि Q को क्या से डिनोट करते, कूलम से। तो आंसर क्या में आना चाहिए, कूलम में आना चाहिए। और एम्पियर इंटू सेकेंड का वैल्यू ही होता है कूलम। 1 कूलम को जब डिफाइन करते तो 1 एम्पियर करंट किसी वायर से पास आउट होता 1 सेकेंड के लिए। दैट्स व्हाई एम्पियर इंटू सेकेंड बिकम्स कूलम। तो एक जनरल क्वेश्चन इस टाइप से, मेन क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ देखो अच्छे से, मान लो हम बोल दिए कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, फाइंड करते हैं। तो अभी हम Q इक्वल्स टू NE का फॉर्मूला बताएं, तो यहां से चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इधर मल्टीप्लाई में E इधर आ गया तो डिवाइड में चला गया E। चेक करो 1 कूलम दिया हुआ है, E का मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब न्यूमेरिकल लेते हैं ना तो ये माइनस साइन को यूज नहीं करते हैं। सर ऐसा क्यों?
तो ऐसा इसलिए जाके अगला 1-2 वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। अगर पता ना भी चले तो अभी भी समझ ही जाओ कि माइनस जो होता है बस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है, दिया होगा तो पॉजिटिव, लिया होगा तो नेगेटिव, बस यही चीज को डिफाइन करता है और नथिंग। चेक करो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, नंबर्स में होना चाहिए, नंबर्स डजंट हैव एनी यूनिट, दैट्स व्हाई कूलम विल कैंसिल। यूनिट नहीं आया, हम एन निकाल रहे, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। क्लियर बात? आगे अब यहाँ पे चेक करो, पहले ना, अच्छा हाँ, जो बंगाल बोर्ड वाले हैं उनको तो ब्रह्मास्त्र दिया रहता है कैलकुलेटर हाथों में एग्जाम के टाइम भी, लेकिन सीबीएसई वाले लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए सीबीएसई वाले इधर देखो कि 10 का पावर उधर जाएगा तो 10 टू दी पावर +19 हो गया। समझ में आ रहा बात? नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में 1 0 1 के साथ जाता है। बोले सर ये क्या बात बोल रहे? तो याद रखना, जैसे 1.23 है, जब पॉइंट हटाते हैं तो 1 आता, पॉइंट के बाद डबल डिजिट तो 2 0। सेम केस अगर हम नीचे में करेंगे, 1.2 है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 0। तो सेम चीज यहाँ पे भी किए है कि पॉइंट नीचे से हटाए, ऊपर में 10 दे दिए। चेक करो, 1/16 इंटू 10 टू दी पावर, एक और ऐड हो गया तो ये हो गया 20। सर इतना लेंदी करना जरूरी नहीं, अभी बस सिखा रहे तुम लोगों को कि स्टेप्स कैसे फॉलो होता है। चेक करो, 1/16, 16 को 1 से डिवाइड करना है। अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लेंगे तो 0 आएगा, अभी भी नहीं जाएगा फिर एगो पॉइंट लेंगे, फिर एगो 0 आएगा, अब जाएगा 6 बार में 96, बचा कितना 4 बचा, फिर पॉइंट लिए थे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 बार में 32 बचा, 8 पॉइंट लिए थे तो 0 आ गया, 5 बार में चला जाएगा 80। दैट मीन्स 0.0625 इंटू 10 का पावर 20 आया है। अब एक बात ना अमर बूटी में रख लो यार, यही कोना कोपची में बता रहे हैं कि चेक करो, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, L टू R। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 0 एक एक स्टेप पे कम होगा, जितना स्टेप उधर जाएंगे उतना 0 कम होगा। बोले सर हिंदी में बताइए, तो देखो हिंदी में अब पॉइंट जो है, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, 2 गो के बाद हम शिफ्ट किए पॉइंट को, तो 2 पॉइंट गए, दैट मीन्स 2 गो 0 कम जाएगा, तो 10 टू द पावर 20, तो ये हो गया 10 टू द पावर 18। क्या मस्त बात है, एकदम नहीं मिलने वाला है बुआ, साहब अच्छे से याद रखो। सेम केस अगर हम राइट से लेफ्ट आएंगे या तो फिर लेफ्ट से कहाँ आएंगे, राइट आएंगे, तो पर स्टेप हमको 0 को इंक्रीज करना पड़ेगा एक एक पॉइंट पे। होगा साहब, सब बात कहीं नहीं मिलने वाला है, अच्छे से देख लो। तो बोलेंगे सर ये इसको हम तो समझ गया, आपका बात बोले हम समझ गया, अब इसको उर्दू में समझाइए। तो उर्दू में देखो, अच्छे से समझो कि जब हम पॉइंट यहाँ पे, इसको जब हम पॉइंट को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, नीचे में 2 गो 0, एक पॉइंट 2 पॉइंट शिफ्ट के नीचे में 2 गो 0 दे दिए, नीचे में 2 गो 0 दिए, तब 2 गो 0 कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 18 हो गया है। अगर अभी भी फील नहीं आ रहा है तो एक बार बैठा के चेक कर लो, यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं बता रहे। आगे देखो, मान लो अब ये बोला कि इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें कितना चार्ज होगा। मान लो ये हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्कर है, इसमें 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा। तो बोलेंगे सर Q इक्वल्स टू हमको पता है Ne होता है, तो N मिला हुआ 10 टू द पावर 22, E का वैल्यू पता 1.6 इंटू 10 का पावर
माइनस 19 कूलम होता है। तो फिर 1.6 तो 1.6, 10 का पावर, अब प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस घट जाएगा, 22 में से 19 गया तो फिर कितना बच गया, 3 बच गया कूलम। क्लियर बात? क्या मस्त है ना, न्यूमेरिकल शॉर्ट में बता रहे। ये वाला करेगा घर में खुद से, सर आप इजी वाला बता दिए, हमको हार्ड वाला दे दिए। हाँ तो मेरा मोबाइल मेरा रूल, दिबे करेंगे। चलो अब यहाँ चेक करो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 80 केजी है, कोई मान लो कोई एलिमेंट लिया हम, वो 80 केजी लिए, उसमें मान लो एक बोरा ले लिए, बोरा बस्ता, उसमें 80 केजी चार्ज है। तो उस 80 केजी उसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेट जो है, मास जो है वो 80 केजी है। तो उस पे चार्ज कितना होगा, 80 केजी इलेक्ट्रॉन। सर ये पॉसिबल है? बाप रे बाप, फील ही नहीं आ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 80 केजी का जब कोई भी सामान लेंगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो सपोज करो कि वो 80 केजी है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चेक किया जाएगा 80 केजी, तो यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला बताया। देखो तुमको चार्ज निकालना, तुमको चार्ज निकालने का फॉर्मूला पता है, Ne होता है, Q इक्वल्स टू IT होता है। अब चार्ज निकालने के Q इक्वल्स टू IT पता नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू Ne पता है। I नहीं जरूरत है, लेकिन N पता होगा, N आ जाएगा तो E आ जाएगा, E तो पता ही है, N चाहिए, N का फॉर्मूला पता है। N इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इतना है। अब बैठा के निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन पे तो मास भी बताए थे, ठीक है। चलो आगे। हाँ जिसको पता है कि सर बताए नहीं बता दीजिए, तो नहीं बताएंगे, जाकर पुराना वीडियो देखो, उसमें लिखा हुआ है, चुपचाप बैठा और वैल्यू निकालो, ठीक है। इतना भी बच्चा नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बता रहे, टाइम वेस्ट नहीं। अच्छे से देखो, मान लो अब ये दिए हुए, इस पे बोला जाएगा टोटल चार्ज कितना है। तो हम जानते हैं कि अगर ये x एलिमेंट है, नहीं बताने के पीछे रीजन ये था, देखो x एलिमेंट है तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है। सर एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। सर प्रोटॉन पे चार्ज भी बता दीजिए। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आया बात? आगे यहाँ पे होता है मास नंबर। सर क्या हमको चार्ज निकालने के लिए मास जरूरी है? तो जब इजी वे में निकलेगा तब जरूरी नहीं है। चेक करो कि यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, P इक्वल्स टू 11 है, दैट मीन्स E भी इक्वल्स टू 11 ही होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ सेम एटम। क्लियर बात? सेम एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। केमिस्ट्री है बहुआ। चलो देखो अब यहाँ पे Q का फॉर्मूला बैठा दो। Q इक्वल्स टू तुमको पता है Ne होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 को है और एक पे चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 है। गुना करके लिख दो, आ गया आंसर। तो सर क्या माइनस में लिखना जरूरी है कि नहीं भी लिखेंगे तो चलेंगे? तो चॉइस इज योर्स, लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता है। तो ये जस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ न्यूमेरिकल्स बताएं और बुक में है, सॉल्व कर लो। कहीं पे भी कुछ समस्या हो, कॉन्टेक्ट नंबर है, पहले कमेंट्स करो। अच्छा इंग्लिश मीडियम में जो है हम हिंदी में ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्योंकि बंगाल बोर्ड्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं बेस करके। अब बंगाल बोर्ड का सारा सिलेबस लाइन टू लाइन कवर हो जाएगा, ठीक है, अभी इजी वे में। ज्यादातर बंगाल वासी लोग हिंदी सब है, तो अगर जो इंग्लिश मीडियम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलो, अवश्य हम इंग्लिश में भी बता दिया करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा बात? चलो अगर पसंद आया हो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ बात, तो अगला वीडियो का वेट करो, बहुत जल्द आने वाला है। पूरा चैप्टर्स का ही वीडियोस आ जाएगा, उससे पहले सब कुछ रिवीजन। अच्छा ये अभी जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की बहुत जरूरी है, उसको अच्छे से देख के रखना। हरामी सताने वाला बहुत आगे भी सताएगा, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें। इंग्लिश मीडियम वाला एक बार कमेंट सिर्फ कर दे कि सर वी नीड वीडियो इन इंग्लिश,
देन आई विल स्पीक इन इंग्लिश। भाई साहब गजब। चलो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय श्री कृष्ण।